तुम गाइस कैसे हो आप लोग? होप बढ़िया ही हो गया। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे फेडरलिज्म। मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुका हूँ। सारी सीरीज पहले से आ चुकी है। पहले मैं आपको बोलूंगा, इंसिस्ट करूंगा कि आप वो अच्छे से देख लो। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, ज़्यादा बड़ी बड़ी मैंने डाली नहीं है। 5 वीडियोस डाली है 10-10 मिनट की या 4-4 मिनट की। एक वीडियो तो 4 मिनट की भी है, ठीक है। तो अच्छे से देख लो आप इन क्वेश्चंस को जो आज मैं बताऊंगा, वो अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। बेसिकली वैसे मैं तो कुंद्रा बाबा यूज करता हूँ, या मैंने और जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी काफी प्लेसेस से लाके रख रखे हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लो, चैप्टर आपका बढ़िया से हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चंस की बात करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे। क्वेश्चंस तो मैं और भी बताऊंगा आपको, बट वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ज्यादा डिटेल हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिस्कस वेरियस रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है, चलो लिख ही लेता हूं, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, डिस्कस वेरियस रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। वेरियस रूट्स ऑफ, ये फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। 2 रूट्स है कॉमनली, ठीक है। एक तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? जहां पे बहुत सारी स्टेट्स मिलके एक फेडरल कंट्री बनाती है अपने लिए, इसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अमेरिका, यूएस जो है वो क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। सेकंड फर्स्ट क्या है मैंने बता दिया, फिर आपको याद रखना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। सेकंड क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसके अंदर क्या होता है? एक बिग कंट्री होती है लाइक इंडिया, वो अपनी पावर्स को डिवाइड कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ सही से डेवलपमेंट हो पाए। इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे एक बड़ी कंट्री ने अपनी पावर जस्ट डिवाइड कर दी है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, किस वजह से? रीजन क्या है? डेवलपिंग की वजह से, मतलब डेवलपमेंट हो जाए उनकी कंट्री में, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर में हम बात करते हैं इंडिया, ठीक है। इंडिया भी क्या है? इंडिया ने क्या है? एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कंट्री है, ठीक है ना, जिसने अपनी पावर डिवाइड कर दी थी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, जिससे वो जो मतलब डेवलपमेंट है वो अच्छे से कर पाए। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। छोटा सा आंसर था, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 नंबर का आता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। 2 नंबर का भी आ जाता है, 2 या 3 नंबर के बीच में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट द साइलेंट फीचर ऑफ, ठीक है, 2 मिनट रुको। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, लिस्ट द साइलेंट फीचर्स ऑफ 1992 एक्ट। जो 1992 में जो एक्ट पास या लॉ पास हुआ था, ठीक है, उसके साइलेंट फीचर्स बताने हैं हमें, ठीक है। तो बेसिकली क्या था? फर्स्ट फीचर था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर दिया था, ये जरूरी कर दिया था कि जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली हेल्ड होना जरूरी है। सेकंड क्या करा था? सेकंड सीट रिजर्व कर दी थी SC ST या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। थर्ड क्या था? थर्ड था कि कुछ 1/3 ऑफ द पोजीशन जो थी इन प्लेसेस थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। ये बेसिकली एक्ट किसके लिए था? थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए था, ठीक है। तो ये जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, इसमें 1/3 जो पोजीशन थी फिक्स कर दी थी वुमेन्स के लिए। फोर्थ क्या थी? फोर्थ क्या था? यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दी थी, जिससे फ्री और फेयर इलेक्शंस हो पाए इन लोकल बॉडीज के। फिफ्थ क्या करा था? फिफ्थ इन्होंने जरूरी कर दिया था कि स्टेट जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो ये जरूरी है कि वो अपने पावर और रिवेन्यू शेयर करेंगे इन लोकल बॉडीज के साथ। तो ये कुछ 5 अमेंडमेंट है जो 1992 में हुई थी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इससे पहले जो थर्ड टायर गवर्नमेंट थी तो बट वो अपनी पावर अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। रीजन बस यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी, तो वो कहां से कर पाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ही चलाती थी, ठीक है। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जनरली आ जाता है, घुमा फिरा के भी आ जाता है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरेशन? कि क्या क्या चीजें है जो इंडिया को एक फेडरेशन या फेडरलिज्म मतलब एक फेडरल कंट्री बनाती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? सबसे फर्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर्स। सबसे फर्स्ट क्या है? इंडिया के अंदर डिवीजन ऑफ पावर्स हो रखी है भाई। कैसे हो रखी है? सेंटर
के पास कुछ पावर्स है, और सेंट्रल क्या कर सकती है इन पावर का कि वो नेशनल इंटरेस्ट जितने भी होते हैं, डिफेंस हो गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गए, इन सब के रिगार्डिंग ये कर सकती है काम। सेकंड जो आता है इसके बाद आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, या फिर पुलिस के रिगार्डिंग जो भी काम होते हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, स्टेट। देन थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हमने बना दी गई थी वो होती है म्युनिसिपैलिटीज या फिर पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डिवीजन हो रही है पावर की, सेंटर के पास, फिर स्टेट, देन म्युनिसिपैलिटीज। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या चीज बनाती है फेडरेशन, डिवीजन ऑफ पावर। सेकंड क्या चीज बनाती है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां पे आप रिजिड का मतलब ये मत समझ लेना कि फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आप देखते हो कि अब तक वो 101 प्लस जो अमेंडमेंट है वो हो चुके हैं, तो रिजिड कहना, वो एग्जैक्टली रिजिड कहना वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वो एकदम से चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है आज मैं उठ के, या आज कोई भी गवर्नमेंट बॉडी उठ के, या आज कोई भी हेड उठ के इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। रिजिड का मतलब जस्ट ये है यहाँ पे कि वो फिक्स्ड है, कोई भी ऐसे बंदा उठ के चेंज नहीं कर सकता। थर्ड क्या चीज बनाती है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बताया हुआ है, वैसे मैंने अगेन बता देता हूँ। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहां पे जो हर पार्ट्स होते हैं वो कोडिफाइड होते हैं सही से। लाइक आर्टिकल 1 में यूनियन टेरिटरीज है, आर्टिकल 2 है, फिर आर्टिकल 3 है, फिर आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट्स वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर चीज है, हर जो टॉपिक है वो अच्छे से कोडिफाइड है, एक बुक के अंदर अच्छे से लिखे गए हैं। इसे बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इसे हम बोलते हैं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे वो है ना यूनाइटेड किंगडम जो है, उसमें जो फेडरली, वो अगर हमें फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक चाहिए तो अलग एक बुक में प्रेजेंट है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में एक अलग वो बुक में प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या करा है, मेहनत नहीं करी, उन्होंने क्या करा, अलग अलग उन्होंने इन सारे टॉपिक्स को एक जगह लाके नहीं रखा, ठीक है। इसे कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे जो टॉपिक्स है, या जहां पे जो ये सपोज ये फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गई, इन सारी चीजों को एक जगह कोडिफाइड नहीं करा, इसे कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां पे ये सारी चीजें एक जगह कोडिफाइड होते हैं, एक बुक में अच्छे से कोडिफाइड होते हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। सेकंड, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन जो वो किसी की भी हेड पे नहीं है, इसके ऊपर ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर हेड करे, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो अपने हक पे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने वाला ये नहीं कुछ भी कर देगा। कुछ भी करने का मतलब है कि वो अपने हक पे, अगर सेंट्रल जो सेंट्रल पार्टी है सत्ता में है अभी, लेकिन स्टिल वो कुछ गलतियां कर रही है अपकमिंग इलेक्शंस में, तो उसे फटकार सकता है वो, ठीक है, या उसे अबॉलिश कर सकता है। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है कि वो अगर सेंटर जो कोई लॉ पास करती है और वो सही नहीं है तो उसे वो बोल सकती है, या नल एंड वॉइड कह के उसे कैंसिल करवा सकती है, ठीक है ना। तो ये 5 ऐसे फीचर्स है जो इंडिया को फेडरेशन बनाते हैं, बट कंप्लीटली फेडरेशन भी नहीं है इंडिया। इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल है। और इस रीजन क्या है इस क्वासी फेडरल का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है, बट जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो कौन अपॉइंट करता है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो इंडिपेंडेंट कहना क्या सही होएगा, या अगर वो जज जो है वो हटाता भी कौन है, अगर जज सही वर्क नहीं कर रहा तो प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। तो इंडिपेंडेंट कहना सही नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कह तो रहे हैं। 4 में भूल गया फीचर, वो क्या है, एनेक्टेड है, इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन जो सदियों से इवोल्व होते आ रहा है, ठीक है। 1200 सदी में कुछ आया था, फिर उसे उसके परिणाम पता चले, फिर उसे सही से मतलब अच्छे से लिखा गया। तो ये होता है इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन जो धीरे धीरे लिखते हुए आ रहे हैं। एनेक्टेड होता है जो एक बारी में लिखा और एक बारी में ही एनेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, दे दिया गया एक साथ। तो इंडिया क्या है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो एक बारी में बनाया गया, एक बॉडी ने बनाया गया और एक डेट पे उसे दे दिया गया, एनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को फेडरेशन कंट्री बनाती है। ये सारी चीजें आप ये पॉइंट्स कुछ अपने आंसर में लिख लेना, काफी बढ़िया हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे, इस चैप्टर से जो जनरली आ जाता है, वो क्वेश्चन है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इस टॉपिक के बारे में, इसके आंसर के बारे में इतने डिटेलली मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो अभी मैंने लास्ट में बात करी ना, डिवीजन ऑफ पावर्स, एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें ही फेडरलिज्म में आ जाती है। तो फीचर्स जो है फेडरलिज्म के, वो फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स,
सेकंड क्या है, एनेक्टेड और इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्या है, रिटर्न और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ क्या है, जिजेड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फिफ्थ इज सबसे इंपॉर्टेंट, लिख भी देता हूं इसे मैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है, क्योंकि वही चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा इन लेजिस्लेचर के जो लॉज पास होंगे उसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि जिससे ये अपने अंदर मतलब अपने हक में कुछ भी करने ना लग जाए, ठीक है ना, सिटीजन्स के राइट्स को दबाए ना, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है। ये फीचर्स है कुछ फेडरलिज्म के, ठीक है, या फेडरेशन के। ये मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि मैंने सही से आंसर आपको लिख के नहीं दिए, तो बेसिकली इसलिए लिख के नहीं दिए क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके नोट्स मैंने आपको दे दिए, और इस सबके लिंक्स मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उस लिंक से ही आपको पार्टिकल, जैसे मैंने बोला अभी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अच्छे से पॉइंट वाइज वर्जन आपके नोट्स में है। तो हर क्वेश्चन के आंसर नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो वहां पे जाके आप आंसर राइटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर जो होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए यहीं पे आप बने रहे। थैंक यू।